वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे कि कार्य क्या है, आजीविका क्या है तथा जीविका क्या है। देखिए क्लास 12 सबसे पहले हम देखेंगे वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क मीन्स कार्य और अर्थपूर्ण कार्य क्या है। तो कार्य क्या है? वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जा रही है वह कार्य कहलाएगी। मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो क्या है? आपका कार्य है। ठीक, जैसे कि अधिकांश लोग धन कमाने और वित्तीय लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं ताकि वह स्वयं की तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि। ठीक, अब दूसरा आता है आपका अर्थपूर्ण कार्य। जो अर्थपूर्ण कार्य ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी होता था, जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिसे करने में आनंद मिले तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, वो अर्थपूर्ण कार्य है। तो ये कार्य और अर्थपूर्ण कार्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई थिंक समझ में आ गया। और स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर मीन्स नौकरी तथा करियर में क्या अंतर है। देखिए करियर में व्यक्ति अपने सपने पूरे करता है, जबकि नौकरी में वह अपने मालिक तथा कंपनी के सपने को पूरा करता है। तो जॉब क्या हुई? ऐसा कोई भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, आमतौर पर नौकरी है वो। लेकिन करियर क्या है? जो कि अपने सपने पूरे कर रहा है व्यक्ति। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि करियर विकल्पों में से कोई भी बाध्यता नहीं है। करियर में ऐसा कोई भी नहीं है कि उसे डेली ऑफिस जाना है। नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा सकती है, लेकिन करियर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नौकरी में व्यक्ति को केवल कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हैं, लेकिन करियर में प्रतिस्पर्धा के कारण सारा तनाव और स्वयं व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है। नौकरी में हमेशा अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानना पड़ता है, जबकि करियर में वो स्वयं ही अपना मालिक होता है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क, करियर्स एंड लाइवलीहुड्स। मतलब तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कार्य, जीविका और आजीविका। देखिए कार्य में क्या है, जैसे कि मैंने बताया था किसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। और जीविका क्या थी? जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो वो जीविका है। लेकिन आपकी जो आजीविका है वो क्या है? इसमें हम अपना मनपसंद कार्य कर रहे हैं, मतलब अपना संतोष हमें मिल रहा है, जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कुछ भी कार्य करके, तो वो आजीविका है। थोड़ा सा और दूसरी तरीके से इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो देखिए फर्स्ट आपका कार्य, इसमें केवल धन कमाया जाता है, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। फिर सेकंड आता है करियर। इसमें हम अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं ताकि उच्च पद मिल सके, अच्छा स्तर हो सके, वेतन बढ़ सके। यह हम जीविका के लिए कार्य कर रहे हैं, पर्याप्त समय और ऊर्जा यहाँ पर हम लगाते हैं ताकि भविष्य में हमें उसका लाभ मिल सके। लेकिन थर्ड है आपकी आजीविका। आजीविका इसमें कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है और जीविका को करने के लिए उसे प्रेरणा भी मिलती है, और इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है। नाउ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया, भारत के परंपरागत व्यवसाय। देखिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत हमेशा से ही समृद्ध देशों में रहा है। आज भी बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहाँ की कला और संस्कृति भारत जैसी प्राचीन और विविध है। सदियों से ही भारत संस्कृति के कायम रहने तथा इसके विकास का श्रेय भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को जाता है, जो विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के बावजूद भी परिवर्तित नहीं हुई हैं। कुछ भारत के परंपरागत व्यवसाय हैं जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे। भारत की परंपरागत व्यवसाय हैं कुछ यहाँ पर, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, बुनाई, कशीदाकारी, चित्रकला, विशिष्ट पाक प्रणाली। तो ये सारे आपके भारत के परंपरागत व्यवसाय हैं। देखिए अगर हम बात करें तो कृषि, तो भारत की लगभग जनसंख्या जो 70% है वो आज भी गांव में निवास करती है, और कृषि करने वाले अधिकतर लोग भूमि के छोटे टुकड़े पर खेती करते हैं, और बहुत से लोगों के पास ज़मीन का मालिकाना हक तक नहीं है। तो मोस्टली जो है प्रादेशिक में अलग अलग जलवायु के अनुकूल प्रदेश के किसान ज़्यादातर नकदी फसल उगाते हैं, जैसे कि फल सब। देखिए सेकंड है हमारा मछली पकड़ना, फिशिंग। कृषि की तरह मछली पकड़ने का व्यवसाय भी भारत के परंपरागत और प्राचीन व्यवसायों में मुख्य रहा है। सदियों से मछली पकड़ने के व्यवसाय के विकास का मुख्य कारण भारत की विशाल समुद्री तट रेखा रही है। थर्ड है आपका हैंडीक्राफ्ट। देखिए भारत के अन्य परंपरागत व्यवसायों में से हस्तशिल्प भी एक प्रमुख परंपरागत व्यवसाय रहा है। वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प और ललित कला उत्पादों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। इसी कारण विभिन्न प्रकार की शिल्प कला जैसे आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि का कार्य भी यहाँ पर होता रहा है, और वो जीविका का मुख्य साधन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे भारत के अलग अलग प्रदेशों का अपना एक अलग संगीत, साहित्य और कला है, उसी प्रकार से हर प्रदेश की अपनी एक विशिष्ट पाक प्रणाली भी होती है। देखिए क्षेत्र के अनुसार पाक प्रणाली में स्थानीय देसी सामग्री और मसालों को लेकर विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं, और इसी कारण से भारत अपने व्यंजनों की विविधता और मसालों को लेकर भी काफ़ी विश्वविख्यात है।
नेक्स्ट है आपकी वास्तुकला, विजुअल आर्ट। देखिए भारत में चित्रकला का प्रचलन हजारों वर्ष से चला आ रहा है। पुराने जमानों में कलाकारों और शिल्पकारों को हिंदू मंदिरों और हिंदू राजाओं द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त था और भारत में विभिन्न भागों में वास्तुकला की भिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ भी देखने को मिलती हैं। इस टाइम में विभिन्न धर्मों को प्रतिबंधित करती हैं, जैसे कि इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म। ये सभी धर्म संपूर्ण देश में विशिष्ट रूप से साथ साथ अपने अस्तित्व में भी हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पर विभिन्न परंपरागत व्यवसाय हैं जो कि अभी भी हैं। आधुनिक युवा और समुदाय के लिए आवश्यक है कि वे व्यक्तिगत रूप से जीविका अवसरों के व्यापक क्षेत्र और संभावनाओं के प्रति जागरूक रहें। इसके अलावा वे ऐसे प्रयास और पहल करें कि ग्रामीण जनता की आय उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हों। और यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार इस दिशा में सामूहिक प्रयास भी कर रही है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क एज एंड जेंडर, मीन्स कार्य आयु और जेंडर। देखिए किसी भी कार्य बल के सदस्यों की आयु तथा उसका जेंडर उनके व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और हमारे देश में कई व्यवसाय पेशे ऐसे हैं जिन्हें केवल एक विशिष्ट जेंडर अर्थात पुरुषों के लिए और फिर महिलाओं के लिए उपयुक्त माना गया है, जैसे कि कसाई, बढ़ई, भारी बोझ ढोना, मजदूरी करना, निर्माण कार्य करना आदि। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। देखिए लिंग और जेंडर में अंतर। जो लिंग और जेंडर है जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भिन्नताओं की तरफ इशारा करता है। सेक्स और जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तविक अर्थ थोड़ा सा अलग अलग है। देखिए जो सेक्स है वो जैविक वर्ग से संबंधित है, जिसमें सेक्स, अनुवांशिकी, जनन अंग आदि आते हैं, जबकि जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित है। Now next is issues and concerns related to women and work। स्त्री और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार। देखिए पहले जो वीमेन की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, उनको केवल गौण समझा जाता था, लेकिन आज इस टाइम में समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रहेगी हमारी KGBV मीन्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। देखिए यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों और समाज में प्रतिकूल यह विद्यालय छोड़कर जो चली गई हैं उनको प्राथमिक शिक्षा तथा आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है। और इसमें प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाएं प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए 6 महीने से 1 वर्ष तक पाठ्यक्रम का अध्ययन करती हैं। इन लड़कियों के लिए यहाँ पर जो प्रवेश स्तर है वो कक्षा 6 से है। इसमें प्रत्येक जिले के पिछड़े हुए खंडों में खोले जा रहे हैं और यह योजना अभी हाल में बने भारत सरकार के कानून राइट टू एजुकेशन को लागू करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज BBBP मीन्स बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि लड़के उनके परिवार को आगे बढ़ाएंगे और लड़कियां नहीं करेंगी, वो पैसे कमाएंगे। और ज़्यादातर क्या करते हैं, लड़कियों का जन्म से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है या उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। तो इन सब अपराधों को रोकने के लिए यह सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसकी शुरुआत की गई है। इसमें गरीब परिवारों की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी और यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था लड़के और लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित रखना। इसके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित नैने हैं और इसमें जो बजट का आवंटन था वो 100 करोड़ रुपए का था। योजना के लिए जो रणनीति थी वो सामाजिक आंदोलन और संचार अभियान था। लाभार्थी केवल छोटी बच्चियाँ थी। इसमें जो विशेषताएं हैं वो है कि बेटी की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। सुकन्या समृद्धि खाता खोले गए थे, बेहतर ब्याज दर थी, पैसों की निकासी थी, स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी बच्चों के, लड़कियों के लिए, और योजना की देखरेख भी की गई थी यहाँ पर। नाउ लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड मीन्स आजीविका के लिए जीवन कौशल। देखिए जीवन कौशल वो क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताएं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए योग्य बनाती हैं। तो ये आपकी लाइफ स्किल या जीवन कौशल कहलाती हैं। देखिए उचित और पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्तियाँ और मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशल को विकसित करने में समर्थ बनाते हैं और नकारात्मक तथा अनुचित व्यवहार करने से रोकते भी हैं। नाउ नेक्स्ट इज एर्गोनॉमिक्स में सुकार्यिकी। सुकार्यिकी क्या है? मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच में संबंध का विज्ञान है।
अर्गोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। अर्गोन मीन्स काम, नॉमिक्स मीन्स प्राकृतिक नियम। यानी कि अर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसी कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना है जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों, कर्मचारियों द्वारा स्वीकार्य हों, कार्य के निष्पादन और उसकी उत्पादकता के अनुकूल हो, ताकि बेटर आउटपुट रिजल्ट अच्छा मिल सके, काम अच्छे से हो सके। देखिए जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस में है, चेयर और टेबल की जो कंडीशन है वो उसके पोस्चर को बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखाया गया है कि किस तरह से प्रॉपर पोस्चर व्यक्ति का हो सकता है। इसके लिए चेयर और टेबल का जो भी हाइट है आप देख सकते हैं, इससे शोल्डर रिलैक्स्ड हो रहे हैं, बैक को सपोर्ट मिल रहा है, आर्म भी सपोर्ट कर रही हैं और थाई को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अर्गोनॉमिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें मनुष्य तथा उसके उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और मशीनों में चेंज किया जाता है, ना कि मनुष्य में चेंज किया जा रहा है, मशीनों में चेंज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पर्सन। देखिए स्टूडेंट, जो सुकार्य की आवश्यकता है वो क्यों होती है? क्योंकि कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावना को कम करने के लिए, उसकी गंभीरता को कम करने के लिए, मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और मानव संबंधी त्रुटियों को कम करने के लिए, चोट और स्वास्थ्य संबंधी समस्या को संभावना को कम करने के लिए और सुविधाजनक एवं सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराने के लिए, ताकि रोजगार में आपका अच्छा रिजल्ट मिल सके और उसमें संतुष्टि में, रोजगार संतुष्टि में भी वृद्धि हो सके। तो ये वजह है जिसकी वजह से सुकार्यकी की आवश्यकता पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इसे उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम होता है। उत्पाद या सेवाएं स्थापित करने का कार्य जो होता है वो उद्यमिता का होता है। और अगर हम स्टूडेंट बात करें उद्यमी की, तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठाता है। एक उद्यमी नवप्रवर्तक, रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। देखिए एक उद्यमी के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उद्यमी। देखिए एक उद्यमी में कुछ ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में उसकी हेल्प करती हैं, सक्षम बनाती है। जैसे कि कड़ी मेहनत करने की इच्छा, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल, वित्त सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन का कौशल, अकलित जोखिम उठाने का साहस, एक साथ कई कार्य करने का आरंभ करने की योग्यता या तत्परता, अच्छे संप्रेषण का होना, विनम्र होना, समझौता करने वाली योग्यता होना, भागीदारी विकसित करना और चुनौती और असफलताओं का सामना करने की योग्यता होना, आसान समाधानों की अपेक्षा न करना, कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता, आरंभ किए हुए कार्य के लिए आवश्यक कौशल को सीखने और प्राप्त करने की योग्यता भी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 यूनिट का पार्ट 1 था चैप्टर का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।